फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबीज एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोग लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप लोग यूपी लेखपाल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको इंडिया की एक जनरल हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जितने भी गवर्नर जनरल्स थे और उनके रूल के अंतर्गत कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम किए गए हैं या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, तो मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें ये सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें हिस्ट्री की सही से एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से शुरू किया था हम लोगों ने और लॉर्ड कैनिंग पे जाके फिनिश किया था। ध्यान करिए, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर 1857 की क्रांति हो गई थी। ठीक, तो 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश रूल था वो डायरेक्ट इंडिया पर लागू हो गया। 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर इंडिया पर रूल होने लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 लागू हुआ और 1857 तक देखेंगे सभी जितने भी बैरन हेस्टिंग हो गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शो वेलेस्ले, जॉन बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, बेंटिक्ट, मेटकाफ, अकलैंड, एलन बैरो, हार्डिंगे, डलहौजी और कैनिन, यहाँ तक सभी को गवर्नर जनरल बोला जाता था। 1857 के बाद अब गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसरॉय भी बोला जाने लगा। ध्यान करेंगे, वायसरॉय बोला जाने लगा और ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके बिहाफ पे काम करते थे? किंग या क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो इस तरह सीक्वेंस था, सबसे ऊपर किंग और क्वीन, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंग्लैंड में रहते थे, और इंडिया में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंस्ट्रक्शन देते थे इंडिया में कौन उसको इंप्लीमेंट करते थे या फिर रूल करते थे? गवर्नर जनरल स्लैश वायसरॉय। तो 1857 के बाद अब जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उनको वायसरॉय भी बोला जाने लगा। हालांकि ऑन पेपर गवर्नर जनरल ही था, लेकिन वायसरॉय भी उनको बोला जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वायसरॉय कौन हुए? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही इंडिया के फर्स्ट वायसरॉय हुए हैं। तो चलिए हम लोग अपना शुरुआत करते हैं, लॉर्ड कैनिंग से शुरुआत करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का जो वायसरॉय का जो कार्यकाल था वो कब से था? 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक था। इनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 लागू हुआ। सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस्ड, इससे पहले बजटिंग नहीं होती थी, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए। उसमें से एक काम क्या रहा? बजट इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज, हम लोग बहुत जल्दी इस पूरे लेक्चर में हम लोगों का काम ये है कि जितने भी, देखिए एक तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, वायसरॉय हैं, उनका सीक्वेंस याद करिएगा। और इम्पोर्टेंट जो भी घटनाएं हुई हैं, यहाँ पे हमारा फोकस डिटेल में जाने का नहीं है, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हर एक वायसरॉय में हम लोगों को एक पूरा का पूरा एक पीरियड लग जाएगा, एक पूरा का पूरा हम लोगों को लेक्चर लग जाएगा। उस लेक्चर में 2 या 3 हमारे ही गवर्नर जनरल्स या वायसरॉय हो पाते हैं। यहाँ पे हम लोगों का क्या है? जिस्ट लेना जितने भी गवर्नर जनरल्स के अंडर इम्पोर्टेंट काम हुए हैं। सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सर्विसेज का गठन हुआ। इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, नील क्रांति हुई थी बंगाल में 1859 से 60 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग जब हिस्ट्री में और देखेंगे तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इनैक्टमेंट ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड इन 1860, जो आईपीसी अभी तक चल रही है वो कब इनैक्ट हुई थी? 1860 में हुई थी। सोचिए किनके टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इनैक्ट हुई थी। और सोचिए इतनी मजबूत वो ये पेनल कोड था कि अभी तक विद फ्यू चेंजेस, माइनर चेंजेस, अभी तक वो एक्ट चल रहा है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 लागू हुआ। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 लागू हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग है भारत का, उसका गठन हुआ। इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम विच गेव द फाउंडेशन फॉर कैबिनेट सिस्टम,
इसमें क्या हुआ, इस लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर अलग अलग गवर्नमेंट के विभाग, विभिन्न जो ऑफिसर्स हैं उनको, मिनिस्टर्स हैं उनको बांट दिया गया ताकि सही से कार्य को किया जा सके, उसकी देखरेख हो सके और उसकी अकाउंटेबिलिटी सही से हो सके। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब शुरू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट जो वायसरॉय है वो है लॉर्ड एल्गिन। इनका कार्यकाल रहा 21 मार्च 1862 से 20 नवंबर 1863 तक रहा। इनके कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट काम हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट इन 1862। वहाबी मूवमेंट इस समय सप्रेस किया गया। वहाबी मूवमेंट ये हमारे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये वहाबी मूवमेंट था जिसकी वजह से काफी डिस्टर्बेंस हो रहे थे। इनके टाइम पर इसको सप्रेस किया गया था। नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस। इनका कार्यकाल रहा है 12 जनवरी 1864 से 12 जनवरी 1869। अगर आप लोगों को कार्यकाल नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय का सीक्वेंस पक्का याद रखिएगा। इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉय का सीक्वेंस याद रखिएगा। अगर आपको डेट याद नहीं हो पा रही, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे इतना डिटेल में पूछता नहीं है। सीक्वेंस पूछ देगा और पर्टिकुलर गवर्नर जनरल या वायसरॉय के कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट काम हुए हैं वो पूछता है। तो सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में क्या हुआ है, भूटान वॉर हुआ 1864 से 65। इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश डिफीटेड एंड अनडिफेंडेड भूटान एंड एनेक्स्ड असम एंड बंगाल द्वार। इसमें ब्रिटिश ने भूटान को हराया और उससे क्या छीन लिया, असम छीन लिया और बंगाल के द्वार छीन लिए। द्वार क्या होते हैं, इसे आप लोग देखते होंगे, ये ज्योग्राफी का टर्म है दून या द्वार। जैसे हमारे एग्जाम्पल देहरादून है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन जैसे हुआ है वैसे द्वार का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही अलग चीज है। मैं आपको जस्ट इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहाड़ी है, ये पहाड़ी आ रही है, इसमें लेक जमा हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। दो पहाड़ों के बीच में जो प्लेन एरिया होता है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है और ये जो प्लेन एरिया है इसको हम लोग कहते हैं दून, क्या बोला हमने इसको, दून या द्वार, ठीक है। तो ये चीज है, ये डिटेल में हम लोग ज्योग्राफी में इसको देखेंगे। तो भूटान वॉर हुआ और भूटान से क्या छीन लिया गया, असम और बंगाल द्वार छीन लिए गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शिमला एज इंडिया समर कैपिटल इन 1863। 1863 के बाद से इंडिया के समर कैपिटल किसको बोल दिया गया, शिमला बोल दिया गया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, अ न्यू चर्च एस्टैब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन। ही वाज अ ग्रेट इंडियन रिफॉर्मर। इन्होंने एक अलग सा चर्च एस्टैब्लिश किया, उसका नाम क्या है, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 1866। इससे पहले भी हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे, वो हमने देखे थे। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ 1866 में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी की नॉलेज है। नेक्स्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या हुआ है। इनका कार्यकाल 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872 के बीच में हुआ है। इनके कार्यकाल में सेंसस स्टार्ट हुआ है 1872 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये सेंसस। ओपनिंग ऑफ राजकुमार कॉलेज इन राजकोट एंड मेयो कॉलेज इन अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। मेयो कॉलेज और राजकुमार कॉलेज इन राजकोट और मेयो कॉलेज इन अजमेर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि अब फाइनेंस की पावर नीचे वाले जो अधिकारी हैं उनको भी दी जाने लगी, ठीक है। इनेक्टमेंट ऑफ आईपीसी, जो आईपीसी का हमने देखा था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर बनी थी, वो इनेक्ट हो गई। अमेंडमेंट सेडिशन एक्ट 1872 टू टैकल वहाबी मूवमेंट, ठीक है। सेडिशन एक्ट 1870 लागू किया गया ताकि वहाबी मूवमेंट को टैकल किया जा सके। ही एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर।
केशव चंद्र सेन एस्टैब्लिश इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इन्होंने, हमने देखा था पहले चर्च भी एस्टैब्लिश किया था और यहाँ पे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। बहुत बड़ा रोल रहा है केशव चंद्र सेन का और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का, कहाँ पर, इंडिया के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका कार्यकाल रहा है 3 मई 1872 से 12 अप्रैल 1876 तक। इस समय ज्योतिबा फुले लॉन्चेस द सत्य शोधक समाज इन महाराष्ट्र इन 1873 अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 लागू हुआ है। कूका रेबिलियन लेड बाय राम सिंह इन पंजाब, इसमें कूका रिवॉल्ट हुआ था। ट्राइड ओवर अफगानिस्तान क्वेश्चन, ट्रायल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक को जो अफगानिस्तान में वॉर हुआ था उसमें वहां पे उन्होंने काफी सारी एट्रोसिटीज की, उसके बेसिस पर इनका ट्रायल हुआ है। और गायकवाड़ जो ऑफ बड़ौदा, इनके खिलाफ भी इन्होंने काफी सारे जो अनचाही मतलब कि कार्य किए थे और काफी सारी एट्रोसिटीज की थी, जिसके संदर्भ में इनको ट्रायल भी किया गया था, मतलब इनके खिलाफ केस चला था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड लिटन। 12 अप्रैल 1876 से 8 जून 1880 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में ग्रेट फेमन, बहुत बड़ा सूखा आया था, ऑफ 1876 टू 78 तक रहा था। ही डिक्रीज द मैक्सिमम एज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज फ्रॉम 21 टू 19। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि इंडियंस को इंडियन सिविल सर्विसेज से दूर रखा जाए। वो कब रखा जाएगा, जब एज कम कर दी जाएगी तो ऑब्वियस बात है कम इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फेमेन हुई थी तो उसके संदर्भ में क्या हुआ, फेमेन कमीशन अंडर स्टार्ची वाज अपॉइंटेड बाय हिम। स्टार्ची कमीशन हुआ था। डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट वाज पास इन 1876, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लागू हुआ। आर्म्स एक्ट 1878 लागू हुआ था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ। फर्स्ट दिल्ली दरबार इनके टाइम पे हुआ। आउट ऑफ 3 दिल्ली दरबार हुए थे, हम देखेंगे। पहला जो दिल्ली दरबार हुआ है वो कब हुआ है, लॉर्ड लिटन के टाइम पर। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 लागू हुआ, जिसके अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया को एक टाइटल मिला, क्या, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की रानी का उनको खिताब मिल गया रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के अंतर्गत। ये कब हुआ, लॉर्ड लिटन के टाइम पर हुआ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। 8 जून 1888 से 13 दिसंबर 1884 तक इनका कार्यकाल रहा। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ 1881 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लागू हुआ। रिपील वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया। इल्बर्ट बिल लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये। फाउंडेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी हुई। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हम लोग देखते हैं, जो लोग जिससे आप लोग, हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की, तो वो क्या है, आपने सुना होगा ग्राम सभा, ठीक है, ये पंचायती राज, ये सब क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर सर विलियम हंटर। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ है, ध्यान करिएगा, लॉर्ड मेयो के टाइम पे भी सेंसस हुआ था, लेकिन वो फर्स्ट कंप्लीट और रेगुलर सेंसस नहीं था। लेकिन रिपन के टाइम से 1881 में के बाद से सेंसस हर 10 साल में कंप्लीट सेंसस होने लगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, रिपन्स रिजोल्यूशन ऑफ 1882। ध्यान करिएगा, यहाँ पे हमने देखा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन पास हुआ, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किनको, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लॉर्ड ड्यूफ्रिन आए उसके बाद, इनका कार्यकाल रहा 13 दिसंबर 1884 से 10 दिसंबर 1888 के बीच में। इनके टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, इंडियन नेशनल आईएनसी का गठन हुआ है। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 लागू हुई। इन्हीं के टाइम पर, लॉर्ड ड्यूफ्रिन के टाइम पर, कांग्रेस को क्या बोला गया, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाय ड्यूफ्रिन। मतलब इन्होंने ये बोला गया, हाँ ठीक है, कांग्रेस का गठन हो गया है,
लेकिन कांग्रेस इंडिया की मेजर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, बहुत छोटे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ड्यूफ्रिन ने आईएनसी को क्या बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये बहुत बार पूछा जाता है। इन्हीं के टाइम पर थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल / वायसरॉय हैं, वो है लॉर्ड लैंसडाउन। 10 दिसंबर 1888 से 11 अक्टूबर 1894 इनके टाइम पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लागू हुआ। इन 1891 द एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन विच द मैरिज ऑफ बिलो 12 ईयर्स गर्ल इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो एज ऑफ कंसेंट गर्ल्स की क्या कर दी गई, 12 साल कर दी गई थी। फैक्ट्री एक्ट 1891 लागू हुआ है। सेटिंग अप ऑफ दुरंत कमीशन इन 1893, मतलब इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उसको क्या बोला जाने लगा, दुरंत कमीशन, और उसकी वजह से क्या हो गया, दुरंत लाइन स्टैब्लिश हो गई। नेक्स्ट जो लॉर्ड जो है वो है लॉर्ड एल्गिन। 11 अक्टूबर 1894 से 6 जनवरी 1899 तक इनका कार्यकाल रहा है। इंडियन फेमाइन ऑफ 1896 से 1897, बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, इंडियन फेमाइन। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन बाई स्वामी विवेकानंद एट बेलूर मठ इन 1897। विवेकानंद आप सभी को पता होगा, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टैब्लिश किया, कहां पर, बेलूर मठ 1897 में। संथाल अपराइजिंग हुई है, मुंडा अपराइजिंग हुई, और लयाल कमीशन अपॉइंटेड आफ्टर फेमाइन। देखिए यहाँ पे फेमाइन हुआ था तो यहाँ पे कमीशन स्टैब्लिश हुआ, उसको उसकी रीजंस, कॉज एंड उसका क्या उसके वेज है ताकि फेमाइन ना आए, तो एक कमीशन लॉन्च हुआ था। वो क्या था, लयाल कमीशन। पूछा जाता है स्टार्ची कमीशन कब हुआ है, लयाल कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं के दौरान प्लेग स्प्रेड हो गया था बॉम्बे में। तो जब प्लेग स्प्रेड हो गया, काफी सारी दिक्कतें आई थी। उस समय क्या हुआ, असैसिनेशन ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स बाय द चेपकर ब्रदर्स इन 1897। चेपकर ब्रदर्स ने जो प्लेग के टाइम पर और फेमाइन के टाइम पर जो एक ऑफिसर थे जिन पर एलिगेशन था, उन्होंने काफी सारा करप्शन किया और सही से काम नहीं किया, उनको चेपकर ब्रदर्स ने मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था। इसी का हवाला देते हुए ब्रिटिशर्स ने जो तिलक थे हमारे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उनको जेल भेज दिया था बाद में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कर्जन। 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल में भी रहा फेमाइन, इनके कार्यकाल में भी आई 1899 से 1900 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल को अलग कर दिया गया, बहुत बड़ा ये इवेंट हुआ था। और इसी के टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 लागू हुआ टू कर्ब फ्री प्रेस। सेकंड दिल्ली दरबार हुआ। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, पुलिस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ। अपॉइंटमेंट ऑफ रेलेग यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। फेमाइन कमीशन अंडर मैकडोनल्ड, देखिए फेमाइन हुआ तो एक कमीशन उन्होंने लागू कर दिया, कौन सा है, मैकडोनल्ड के अंडर एक कमीशन लॉन्च हुआ। न्यू डिपार्टमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड। न्यू डिपार्टमेंट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। इनके कार्यकाल में क्या हुआ, द राइजिंग ऑफ फ्रंटियर ट्राइब्स इन 1897 टू 98 हुआ था। मतलब जो फ्रंटियर था, जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो फ्रंटियर रीजन था, वहां पर ट्राइब्स का काफी विद्रोह हो रहा था। तो उसको देखते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक प्रांत है, तो उसका गठन कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ था। पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 हुआ। और इनके टाइम हमने देखा था कि जो बंगाल को डिवाइड किया गया था, उसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट इन्हीं के टाइम पर लॉन्च हुआ है। और इसमें काफी सारे इंडियन लीडर्स इमर्ज हुए हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, इनको ध्यान रखिएगा। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल कन्या विद्यालय वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट इन 1904। एनी बेसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है,
जो 1916 के टाइम पर हम लोग देखेंगे शी वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जब स्वराज मूवमेंट आएगा 1916 के टाइम पर, तब ये इमर्ज होंगी एज अ ग्रेट लीडर। नेक्स्ट लीडर है, नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल स्लैश वायसरॉय हैं वो है लॉर्ड मिंटो। 18 नवंबर 1905 से 23 नवंबर 1910 तक इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 लागू हुए। ठीक है, जिसको हम लोग, जो ये बहुत फेमस टर्म है, एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल में ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ये इसमें मतलब कि डिवीजन की बात की गई थी। डिवीजन मतलब क्या है, हिंदू मुस्लिम्स की बात इसमें की गई थी। स्प्लिट इन कांग्रेस हो गई थी 1907 में, कांग्रेस डिवाइड हो गई। सेडिशियस मीटिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1907 लागू हुआ टू कर्ब द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। ठीक, मतलब इसमें नरम गल और गरम दल था। ये हम देखेंगे जब उसी को, कांग्रेस में दो दल बन गए थे, नरम दल और गरम दल, तो उसको देखते हुए कांग्रेस का स्प्लिट डिवीजन हो गया था। तो जो गरम दल था उनकी मीटिंग को रोकने के लिए सेडिशियस मीटिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1907 लागू हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान 1906 में मुस्लिम लीग लागू हो गई थी। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 लागू हुआ था। जमशेदजी टाटा एस्टैब्लिश टिस्को इन 1907। जो टिस्को जो स्टील प्लांट था उसका जमशेदजी टाटा ने 1907 में उसको एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंगे, 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916। थर्ड दिल्ली दरबार सेलिब्रेट हुआ था। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915। गांधी जी वापस आ गए। बॉम्ब वाज थ्रोन एट हिम नियर चांदनी चौक बट एस्केप्ड अनहर्ट। लॉर्ड हार्डिंगे पर बॉम्ब फेंका गया था जब वो चांदनी चौक से गुजर रहे थे, लेकिन वो बच गए थे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। इससे पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी, कलकत्ता थी, लेकिन इनके कार्यकाल में 1911 में जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म बिहार प्रोविंस। ठीक है, बिहार, बंगाल से बिहार प्रोविंस को अलग कर दिया गया। मैकमोहन बॉर्डर लाइन वाज क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1914। 1914 में मैकमोहन लाइन, देखिए अब हमने डूरन लाइन पढ़ ली और हम लोगों ने मैकमोहन लाइन पढ़ ली। डूरन लाइन है इंडिया अफगानिस्तान में, फिलहाल अभी किसमें हो गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। मैकमोहन लाइन कहां पे हो गई, इंडिया और चाइना में हो गई है। और इसके टाइम पर गदर मूवमेंट, इनके टाइम पर गदर मूवमेंट, गदर म्यूटिनी हुई थी। नेक्स्ट लॉर्ड है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल रहा है 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921 के बीच में। इनके टाइम पर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसको मैंने बोला था स्वराज मूवमेंट। ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ पैक्ट। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये पैक्ट हुआ था। मॉन्टैग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए थे। सैडलर कमीशन ऑन एजुकेशन रिफॉर्म हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू हुआ इसमें। रॉलेट एक्ट हुआ है, जिसका जो रॉलेट एक्ट के बाद ही जब विद्रोह हो रहा था तभी जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1921। अभी जो जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, पहले वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो 1921 में एस्टैब्लिश हो गया था। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है, वो है गवर्नर जनरल स्लैश वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग। 2 अप्रैल 1921 से 3 अप्रैल 1926 के तक इनका कार्यकाल रहा है। मालाबार रेबिलियन, ऑल्सो नोन एज मोपला रेबिलियन, ये केरला में रिवॉल्ट हुआ था, ये हुआ था फर्स्ट एथनिक रेबिलियन इन 1921। ये जो मोपला स्लैश मालाबार रेबिलियन था, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने लॉन्च किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ली कमीशन फॉर पब्लिक सर्विसेज हुआ था। आरएसएस फाउंडेड इन 1921। आरएसएस का गठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन हुआ था 1925 में। अब देखिए 2025 आने ही वाली है, 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस को। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। देखिए यहाँ पर हम देखें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, ठीक है,
जब गांधी जी गुजरात के बारदोली तालुका में असहयोग आंदोलन को कर रहे थे, उसी समय यूपी के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहां पर कुछ यंग जो विद्रोह कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, यंग इंडियंस जो आंदोलन कर रहे थे, तो उन पर लाठीचार्ज हो गई। तो गुस्से में उन जो युवक थे, भारतीय युवक, उन्होंने उन पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी थी। तो दैट वाज अ वेरी वायलेंट एक्ट। चौरी चौरा मूवमेंट के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट लॉर्ड है वो है लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल रहा है 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक। इनके टाइम पर साइमन कमीशन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये, जब हम देखेंगे तो इन्हीं के विद्रोह में लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी और उनकी मौत हो गई थी। जिसका बदला लेने के लिए और अंग्रेजों को और अपनी डिमांड्स को बताने के लिए भगत सिंह ने जो असेंबली है वहां पर बम फोड़ा था और उन्होंने कहा था वी आर प्लांटिंग दिस बॉम्ब टू मेक द डेफ हियर, ताकि जो बहरे हैं उनको सुनाई दे। साइमन कमीशन 1928 हुआ था। डेथ ऑफ लाला लाजपत राय 1928 में हो गई थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, इस समय नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि अब हमारी जो डिमांड है वो है पूर्ण स्वराज की डिमांड है। ये डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक है। धरसना सत्याग्रह हुआ था। पूर्ण स्वराज के बाद क्या हुआ था, लोगों ने सत्याग्रह किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था धरसना सत्याग्रह, जिसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है। इलाहाबाद एड्रेस हुआ है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी इरविन पैक्ट। और इसी समय क्या हो गया था, जब हमने देखा कि भगत सिंह ने जब बम को असेंबली में फोड़ा, और उसको देखते हुए और काफी सारे उन पे गलत आरोप लगाते हुए भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी लगा दी गई 1931 को। इसी टाइम पर नेहरू रिपोर्ट लागू हुई। नेहरू रिपोर्ट का मतलब ये था कि इससे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया पर ये इल्जाम लगाते थे इंडियंस पर कि आप लोग अनपढ़ हैं, यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो जो भी हम आपको बताएं वही आप करिए, आप में अपना कोई दिमाग नहीं है। तो वो इंडियंस को बहुत आहत होती थी। तो जब ये हम लोग देखेंगे कि 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट लागू हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी जो खराब चीजें थी। तो उसको देखते हुए मोतीलाल नेहरू लेड एक रिपोर्ट आई थी, उसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में। उस नेहरू रिपोर्ट का पार्ट जिन्ना नहीं थे, तो नेहरू रिपोर्ट की जस्ट अपोजिट जिन्ना ने 14 पॉइंट्स लागू किए थे, मतलब उन्होंने लिखे थे। इसी टाइम पर सॉल्ट मार्च हुआ। सॉल्ट मार्च जिसको हम लोग कहते हैं ना दांडी यात्रा, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। चिट्टागांव आर्मरी रेड हुई थी 1930 की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलिंगटन। इनका कार्यकाल था 18 अप्रैल 1931 से 18 अप्रैल 1936 तक इनका कार्यकाल रहा है। पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में 1932 में। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें गांधी जी ने कहा था कि जो अनटचेबल्स हैं, इंडिया के अनटचेबल्स, जो पिछड़ा वर्ग है, वो उसके लिए गांधी जी सारा काम कर सकते हैं और उनको कभी भी पीछे नहीं हटने देंगे। तो उसको देखते हुए गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था, जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का डिक्लेरेशन हो गया था 1933 में। ये बोल दिया गया था अब हम पाकिस्तान चाहते हैं। कौन? इंडियन मुस्लिम लीग चाह रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हो गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द पासिंग ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व RBI का गठन हो गया था। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के निकले हुए उसी के अंदर एक और पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1934 का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। लॉर्ड लिलिंगथो का कार्यकाल रहा है 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 तक रहा। इनके टाइम पर इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 हुए, मतलब भारत के विभिन्न प्रांतों में इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस बहुत मेजॉरिटी से जीती थी।
इंडियन एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर टू, इंडिया को मतलब बिना इंडिया की सहमति के इंडिया को ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर टू का भाग बना लिया था। ठीक है, इसी में डे ऑफ डिलीवरेंस हुआ था, इसमें मैं ध्यान नहीं देना है इतना, डे ऑफ डिलीवरेंस बहुत थोड़ा सा इसको हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे हम लोग इसको। लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था। क्रिप्स मिशन, अब क्या बात होने लगी कि अब इंडिया को आज़ादी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लेजियन 1942 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था 1942, ये भारत का एकमात्र लीडरलेस वॉयलेंट मूवमेंट था और इंडियन लीडर्स कोई नहीं थे। भारत की जो जनता है उन्होंने बिना किसी लीडर के अंग्रेजों का सामना किया था बहुत बहादुरी से, और इसमें काफी वॉयलेंस भी हुआ था, लेकिन गांधी जी ने इसको रोका नहीं था। ध्यान करिएगा, चौरी चौरा में थोड़ा सा वॉयलेंस हुआ था, गांधी जी ने पूरा मूवमेंट वापस ले लिया था, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी सारा वॉयलेंस हुआ था, लेकिन गांधी जी ने मूवमेंट वापस नहीं लिया। गांधी जी ने ये कहा था कि जो वॉयलेंस हुआ है, ठीक है, इस आंदोलन में, वो ब्रिटिशर्स की वजह से वॉयलेंस हुआ है, ना कि इंडियंस की वजह से वॉयलेंस हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, जो हम एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बंगाल फेमाइन आई थी 1943 में। दिस वाज एवरी फेमाइन इज आर्टिफिशियल फेमाइन। इस समय हुआ क्या था, भारत का जितना भी अनाज है वो इंडिया से निकालकर ब्रिटिश की तरफ भेज दिया गया था। बोला जा रहा था यूरोप में काफी ज्यादा नीड है खाने की, इसलिए हमारा खाना उठाकर यूरोप की तरफ भेज दिया गया था, जिसकी वजह से भूखमरी हो गई थी बहुत बड़ी 1943 में। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड वेवल। 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक इनका कार्यकाल रहा है। सीआर फॉर्मूला आया कि किस तरीके से इंडिया का इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उससे रिलेटेड सीआर फॉर्मूला आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस भी इसी संदर्भ में हुई थी कि इंडिया को कैसे आज़ादी मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए। कैबिनेट मिशन का भी सेम काम था। डायरेक्ट एक्शन डे आया था 1946 में। इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1946। भारत की जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई थी 1946 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है, एंड ही इज इन फैक्ट द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फॉर इंडिया, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू हुआ। ही इज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया जब आजाद हो गया तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को बोला कि आप कंटिन्यू एज अ गवर्नर जनरल आप कंटिन्यू रहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए। इनका कार्यकाल रहा 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। ही इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड इन 1950। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ही इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इनके बाद गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसी को खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में मिला के हम लोगों ने ब्रिटिश इंडिया के कार्यकाल में जो राज्य था उनके पूरे राज्य में कितने गवर्नर जनरल्स आए और उनके टाइम पर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, उनको हमने देखा है। तो आपका काम ये रहेगा कि आप सबका जो हमारे स्लाइड्स में जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं उनकी लिस्ट है, वो लिस्ट याद करनी है और एक जिस्ट आप लोगों के सामने है, ताकि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिले कि हर गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस हम यूपी लेखपाल के कंटेक्स्ट में और लेते हुए आएंगे, साथ में बने रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इस चैनल को आप एडुबेस एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो भी वीडियोस आए तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और काफ़ी सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उससे वो बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।